दोस्तों हम लोग क्या क्लियर कर चुके हैं। अब तक हम लोग बात कर चुके हैं किस चीज पे। लाइट का जो मेन चीज है ना आपका है दोस्त रे डायग्राम। रे डायग्राम अभी तक आपने कितना पढ़ा है? रे डायग्राम आपने पढ़ा है 8। ठीक है, 6 किसका? कॉनकेव का। और 2 किसका? 2 कन्वेक्स का। तो ये 6 जो रे डायग्राम है ना, देखो न्यूमेरिकल जो भी बनता है दोस्त ये 6 रे डायग्राम पे ही बनता है। 6 to 8। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल होगा ना वो इसी रे डायग्राम पे होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको इस 6 में से कोई रे डायग्राम आपके साथ साथ क्वेश्चन जैसे आप बना देना, क्योंकि जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपके दिमाग में वो रे डायग्राम चलना चाहिए। समझ रहे ना? रे डायग्राम चलना चाहिए तो उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो रे डायग्राम बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मूला। फॉर्मूला में आपने क्या क्या पढ़ा? एक तो आपने पढ़ा सबसे पहले कि एफ बराबर क्या होता है? r/2। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है? r/2। ठीक है, एफ बराबर r/2 मतलब फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस के क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के लेंथ का आधा होता है। ठीक है, इसका देखो बहुत इजी प्रूफ है, एक बार तुमको प्रूफ बताता हूं। ठीक है, और सिमिलरिटी पढ़ेंगे ना तो मिरर फॉर्मूला का भी प्रूफ देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला एक्चुअली में आया कैसे है। ठीक है ना? एफ बराबर r/2 देखिए जल्दी से, इसका प्रूफ क्या है दोस्त? आप हमें बताइए कि ये कौन सा मिरर है, बताइए कौन मिरर है दोस्त, बोलो। कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया, इसके एकदम सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। कैसा लाइन है बॉस? इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। पोल बोलते हैं क्या? इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और इस मिरर का जो सेंटर है ना एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट वो क्या है आपका? पोल है। ठीक है, इधर कहीं क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी के बीच में क्या होगा? एफ होगा। ठीक है, फोकस होगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, अगर एक लाइट रे आ रहा है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से पास करेगा बताइए? फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा? इधर फोकस से पास करेगा। पता है सबको? ये है भैया इंसिडेंट रे और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। आपको पता है, देखो जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होता है। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होगा। एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा क्या है? एंगल आई बराबर एंगल आर। अभी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, है ना? एंगल आई बराबर क्या होता है बॉस? एंगल आर होता है। ये 2 लॉ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के भी है, उसके भी हम आएंगे थोड़ी देर में। तो एक लाइट रे इंसिडेंट रे आया, टकरा करके कहां से जाएगा? फोकस से, क्योंकि पैरेलल आ रहा है। आप हमें बताओ कि यहां पे अगर हम नॉर्मल बनाए, ठीक है, तो ये नॉर्मल कहां से पास करेगा दोस्त? सेंटर से पास करेगा, और ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या होगा बोलो? आर होगा। और दोनों क्या होगा बोलो? इक्वल होगा। समझ में आ रहा बात? यस। हम लोग क्या देख रहे हैं? एफ बराबर क्या करने जा रहे हैं? एफ बराबर r/2 कह लो, या 2 को इधर भेज लो तो r बराबर 2f, है ना? r बराबर 2f। ठीक है, इसका प्रूफ देख रहे हैं कि कैसे प्रूफ हुआ। ओके, अब देखो ये लो, आप हमें बताओ, इसमें देखिए ज्योमेट्री लगाएंगे, एकदम सिंपल ज्योमेट्री। अभी अभी हमने बोला कि ये जो लाइन है ना, ठीक है, इंसिडेंट रे और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या है? आपस में पैरेलल है। तो इसे कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है ना? ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये पी है, इधर सी है, चलो पीसी रख लेते हैं। तो आप हमें बताओ कि एबी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? पीसी के पैरेलल है ना? और अगर लाइन पैरेलल होता है तो आपको याद होगा क्या? 3 एंगल बराबर होता है, नहीं 2 एंगल बराबर होता है। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ठीक है, 9th क्लास का ज्योमेट्री। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, और पॉइंट इंटीरियर का सम 180 होता है। पैरेलल जब भी आएगा ये 3 बात आपको पता होना चाहिए। तो आप हमें बताओ, देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। आप मेरे हाथ को देखो, क्या यहाँ पे जेड बन रहा है? क्या बोलो, बन रहा है? क्या जेड बन रहा है? तो बताओ क्या ये एंगल को हम आई बोल सकते हैं? कोई दिक्कत? कौन सा प्रॉपर्टी लगा बताओ पैरेलल लाइन का? पैरेलल लाइन का कौन प्रॉपर्टी लगा? जेड बराबर होता है, जब 2 लाइन आपस में पैरेलल है ना और काटता है तो अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है। जेड बन रहा है तो ये जेड का जो कोना होता है बराबर अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, कौन एंगल होता है? अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ से ये बात पता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ का से ये बात आपको पता है, क्या पता है दोस्त?
कि एंगल आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो आप हमें बताइए कि ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, बराबर। यहां तक बात समझ में आया? आसान मामला है। ठीक है, पैरेलल रे खींचे, फोकस से पास किया, ठीक है, नॉर्मल खींचे, सेंटर से पास किया, एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर हुआ। और आई ये बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आप हमें बताइए, अब आप देखिए, आप एक ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल कौन सा, बीसीएफ। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या जी? बीसीएफ आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए। तो इन ट्रायंगल बीसीएफ, ठीक है, बीसीएफ ट्रायंगल में आप देखिए दो एंगल बराबर है। और हमने 9th क्लास में बहुत बार पढ़ा है कि अगर दो एंगल बराबर तो दो साइड क्या होगा, बराबर। तो होगा कि नहीं होगा भाई? होगा, है ना? तो आप ये कह सकते हो कि इन ट्रायंगल दिस एंगल आई बराबर एंगल आर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसका मतलब इसके सामने का साइड मतलब बीएफ, समझ रहे ना? हाँ, बीएफ से कुछ याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसके सामने का ये जो लेंथ है ना बीएफ, और इस आर के सामने का जो ये साइड है सीएफ, ये आपस में क्या होगा, बोलो? इक्वल होगा। अग्री कर रहे हो? ट्रायंगल का दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, अपोजिट वाला। एकदम सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। अब देखो, यहां पे एक लॉजिक आपको दिया जाएगा। हम बोलेंगे क्या कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा। अब इस बात को आपका दिमाग डाइजेस्ट करेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? देखिए, यहां पे एक लॉजिक दिया जाता है कि हम अभी 10th क्लास में जो इस मिरर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो मिरर का एपर्चर बहुत ही क्या है, एपर्चर बहुत ही छोटा है। मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है ना, ये बहुत ही हल्का कर्व है। समझ रहे हैं? एक जो आपका मिरर है ना, एकदम बहुत हल्का कर्व है। ठीक है, ये लॉजिक दिया जाता है। अब ये लॉजिक दिया इसलिए जाता है क्योंकि हमारे पास अभी वो मैथ्स नहीं है। वो मैथ्स आप जाकर के 11th 12th में सीखोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास ये जो है ना बहुत हल्का कर्व है। और 10th क्लास में एक्चुअली में उसी के बारे में पढ़ाई होता है पूरा। ठीक है ना, बहुत हल्का कर्व है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे बहुत हल्का कर्व का, तो हम इस लेंथ को और इस लेंथ को क्या कर सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। ठीक है, या तुम दूसरे लॉजिक पे आ जाओ। देखो, ये तुम्हें पता है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? मेरी बात समझे क्या दोस्त? तो ये लेंथ क्या हुआ, आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिरर है ना, ठीक है, वो बहुत ही हल्का क्या है, बहुत हल्का झुका हुआ है। तो यहां से हम, हाँ, बहुत हल्का कर्व है, तो हम बोल सकते हैं फॉर ए स्मॉल एपर्चर। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? आई में सीएफ और बीएफ इक्वल होगा। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? सीएफ और बीएफ इक्वल होगा। सीएफ और बीएफ इक्वल होगा, ये तो हो ही गया हुआ। इसमें फोकस के दोनों साइड आधा होता है। अरे वही तो प्रूफ ही कर रहे हैं। नहीं, जब बता रहा है सीएफ और ये आधा, तो सीएफ की जगह पे बीएफ की जो एफपी है उसकी जगह पे सीएफ लिख सकते हैं। रिप्लेस, हाँ, किसके जगह पे? सीएफ के जगह पे एफपी। हाँ, उस बात पे हम आते हैं। पहले तो आप देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये लेंथ और ये लेंथ क्यों बराबर है, उसकी क्या लॉजिक है? फॉर ए स्मॉल एपर्चर। ठीक है, फॉर ए स्मॉल एपर्चर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बीएफ है ना, वो किसके बराबर है, बताओ? हमारा जो बीएफ है वो पीएफ के बराबर हो जाएगा। किसके लिए? स्मॉल एपर्चर के लिए। तो अब आइए देखिए, मैं क्या करता हूं, है ना, अमरनाथ जो लॉजिक दे रहा है उसके हम आते हैं, क्योंकि वहीं से ये बात निकल करके आएगा। तो बीएफ को आपने किसके बराबर कर दिया? पीएफ के। बीएफ बराबर हो गया पीएफ, क्या बात है, बीएफ बराबर हो गया पीएफ। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, अब सिंपल ज्योमेट्री पे आओ, सब ज्योमेट्री ही है भाई। ठीक है ना, आप हमें बताइए कि सीपी को, नाउ देखिएगा ध्यान से, सीपी को आप तोड़ के क्या लिख सकते हो? देखो, हम लिख सकते हैं सीपी को सीएफ प्लस पीएफ, बोलो लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ठीक है, और सीपी को ही तो हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं ना भाई। सीपी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ डालो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर डालते हैं, ये हो गया आपका आर। अच्छा, सीपी और पीएफ बराबर, आपने ये साबित कर दिया कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल है।
ठीक है, और इस लेंथ को आपने क्या बोला हुआ है, बोलो एफ। ये इसी लेंथ को तो एफ बोलते हैं ना, फोकल लेंथ बोलते हैं ना भाई, इसी लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो आप हमें बताइए कि पीएफ की जगह पे क्या हम एफ रख सकते हैं, और क्योंकि पीएफ और सीएफ बराबर है तो इसकी जगह पे भी क्या रख सकते हैं, बोलिए एफ रख सकते हैं। तो देखिए आर बराबर क्या आया, आर बराबर एफ, एफ क्या हो जाएगा 2f, और 2 को आप इधर दे दीजिए तो यहां से आपको मिल जाएगा f बराबर r/2। बताइए, अब बताइए हमारे नाम आप क्या कह रहे थे, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बताओ क्या डिफिकल्ट मामला है, एकदम आसान मामला है। एक बार और रिपीट करते पूरा कहानी एक बार हम देखिए, नहीं तो पंडित जी एक साथ में पूरा बोल देता मंत्र, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, आपका कॉन्केव मिरर था, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से पास करेगा, नॉर्मल खींचा, एंगल आई बराबर आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल इसके बराबर क्यों हुआ, लाइन पैरेलल था, अल्टरनेट एंगल से बराबर। जब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये और ये एंगल बराबर, एंगल आई और आर बराबर, मतलब इस ट्रायंगल में ये दो एंगल बराबर, तो ज्योमेट्री से हम ये ने बोला कि इसके सामने का ये और इसके सामने का ये क्या होगा, लेंथ बराबर होगा। फिर हमने इसको कैसे बराबर किया, फॉर स्मॉल एपर्चर पीएफ, बीएफ और पीएफ बराबर है, इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। हमको सीपी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में रिलेशन चाहिए था, तो मैंने सीपी बराबर क्या लिखा, सीपी बराबर सीएफ प्लस पीएफ, यहां से 30 प्लस 30 बराबर सीपी, ठीक है। सीपी आर के बराबर था, ये एफ के बराबर था, ये भी दोनों बराबर है, ये भी एफ के बराबर, 2f बराबर आर, एफ बराबर r/2। ठीक है, समझ आया दोस्त, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, एकदम मामला इजी है, ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री लगा है और इसका प्रूफ आ गया है, ठीक है। f बराबर r/2 कैसे हुआ, इसी तरीके से मिरर फॉर्मूला का भी प्रूफ किया जा सकता है ना, मैथ्स है, सिमिलरिटी उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तैयार होइए, मंडे को हम आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। सिमिलरिटी आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो तब भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, कॉन्फ्रेंशियल तो पढ़ेंगे ना, तो सिमिलरिटी भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप ऐसा कीजिए, इसको आप जो है ना भेज देंगे, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट उठ में करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार वाली से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अभी 1-2 मिनट तक किए तो जब तक हम पीडीएफ लगा के एक बार करके दिखाइए जल्दी से, अभी जो मैंने प्रूफ किया ना आप करके दिखाइए तो जल्दी से, जब तक मैं पीडीएफ लगाता हूँ। f बराबर r/2 को प्रूफ कीजिए तो ये लो, f बराबर r/2, क्या दोस्त बन रहा है, f बराबर r/2 जल्दी से प्रूफ कीजिए। फटाफट r/2 प्रूफ कर, क्या कर रहे हो तुम, ये सब करना तो यहाँ आने की जरूरत ही क्यों आती है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी क्यों करती हो, बताओ। तो सियार वाला हो ना तुम, और स्मार्ट भी, जब यहाँ बैठ के यही सब करना है तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या है, बताओ। तब तो कॉमन सेंस होना चाहिए तुम्हारे पास। तो इसमें दोस्त होमवर्क क्या रहेगा आपको, इसको रूल्स एंड क्वेश्चन दोनों में भेजूंगा दोस्त, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में उसका आंसर मैच देखेंगे, डिस्कशन तो मैं क्या ही विजिट कर पाऊंगा आपको।
अमरनाथ, क्या जगन्नाथ बना? बन गया आशुतोष? ये बताओ अभी के टाइम में सफलता का मूल मंत्र क्या है? अब भाई सफलता का मूल मंत्र क्या है? सरकारी नौकरी, ठीक है, आने वाले टाइम में समझिए एक तरीके से आप भूल ही जाइए। देख रहे हैं नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। सफलता का मूल मंत्र क्या है बताइए, सोचिए जरा इसको। प्रूफ हो नहीं, बताइए। हाँ पहले से कभी एग्जाम देख के आए, ऑप्शन नंबर के मेरा एग्जाम अच्छा गया हुआ था, फिर पता चला कुछ आके मूवी देख रहे थे, पता चला बोल रहे थे रात में अच्छा से सो भी नहीं पाए। ठीक है, सफलता का मूल मंत्र सिंपल सा है, लर्न एंड इंप्रूव। ठीक है क्या दोस्त? लर्न एंड इंप्रूव करो। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो, लर्न कीजिए और इंप्रूव कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, तुरंत करती है ये सब चीजें। ठीक है, जैसे गूगल को लगेगा कि भैया ये फ्लो है ना, वो सेकंड नहीं लगाएगा और उसको इंप्रूव करेगा। इसलिए गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट आज माइक्रोसॉफ्ट है, समझ रहे ना? तो जो भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, आपको या तो बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो ही चीज है, लर्न कीजिए और इंप्रूव कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अपना रखिए, जमाए रखिए। ठीक है ना, लर्न कीजिए और इंप्रूव कीजिए। लर्न करते रहिए, इंप्रूव करते रहिएगा, सफलता आपको आपके कदम चूमेगी, जाओगे नहीं जाओगे। ठीक है, और आपको लगता है कि ये बात तो मैं कहाँ से बोलता हूँ? मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं केवल मैथ नहीं पढ़ाता दोस्त, मैं जो है ना विकास डेडिकेटी सर, ठीक है, अभी लेटेस्ट उनका एक वीडियो आया कुछ दिन पहले, बहुत दर्शन जो है ना फिलोसफी, ठीक है, तो दे उनके पास 6 घंटे का लेक्चर है। उनका जितना भी वीडियो आता है ना लेक्चर फिलोसफी वाला, सब वीडियो देखते हैं। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड आपका जो विवेक बिंद्रा है और संदीप मैनसवाड़ी है, उसका भी वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सीखने का कोई उम्र नहीं है। ठीक है, और आप किसी से भी सीख सकते हो, और कहीं से भी सीख सकते हो। तो अगर आप लर्न कीजिएगा, अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा ना, तो आप ग्रो कर जाइएगा, और ग्रो करिएगा तो पैसा क्या है? बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, पैसे की इंपॉर्टेंस तो समझिए, और पैसा बाई प्रोडक्ट है। अगर आप लर्न ग्रो कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आपके पास आएगा, है ना? तो लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए। ठीक है, प्लान बनाइए। ठीक है, आप लोग यंग हो ना, ठीक है, आप लोग यंग हो और आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज कीजिए। समय किधर जा रहा है, किस हिसाब से आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटी बनेगा हमारे लिए, उस सब सोचिएगा तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आपने प्रूफ कर लिया बराबर R/2। चलिए, कल रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन सबसे पहले होता क्या है, जाइए इसके बारे में बात करते हैं। एक अभी हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हमारे सिलेबस में क्या, प्लेन मिरर का भी बात आ जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में, और स्फेरिकल मिरर जिसमें हमने बात किया किसका? कनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट आता है, फिर टकरा करके चला जाता है। लाइट आता है, टकरा करके चला जाता है। लाइट आता है, टकरा करके चला जाता है। यही होता है ना भाई, ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है,
अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्या हम चीजों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा हम चीजों को देख नहीं सकते हैं, है ना? केवल लुमिनस चीजों को देखेंगे क्या? देखो मेरे दिमाग में भी अभी तुरंत क्वेश्चन उठा है, ठीक है, पहली बार कि एक तो जैसे देखो आप क्या कर रहे हो, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट समझ रहे हो आप, मुझे देख पा रहे हो, मैं क्या हूँ नॉन लुमिनस, क्योंकि हमारे पास खुद का लाइट नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? ये जो लाइट सोर्स है वहां से लाइट आ रहा है, ठीक है, टकरा करके आपकी आंखों पे जा रहा है, ठीक है, और आपकी आंखों के रेटिना पे उसका क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, और फिर आप हमको देख पा रहे हो, आपका ब्रेन समझ पा रहा है कि हाँ यहाँ कोई पर्सन खड़ा है जिसको आप पहले से जानते हो, टीचर है। ओके, तो आप इस तरीके से देखने का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन ये उठा, ये तो मैं पहले से ही पता था मुझे, अभी मेरे लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पा रहे हैं? अभी तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, हम चीजों को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन के थ्रू देख रहे हैं। अगर इस रूम में एकदम से डार्क कर दे, सारा लाइट सोर्स को बंद कर दे, एकदम डार्क हो जाएगा, क्या हमें आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। लेकिन जैसे ही बॉल ऑन करेंगे क्या होगा, लाइट आएगा, टकरा करके आपकी आंखों पे जाएगा और उसको आप देख सकते हो, है ना? तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन बल्ब को भी तो आप देख रहे हो ना, ट्यूबलाइट को भी आप देख रहे हो, लाइट सोर्स को बोर्ड से, स्मार्ट बोर्ड से अगर लाइट बंद कर दे, फिर से लाइट निकल रहा है तो आप उसको देख सकते हो। उसको कैसे देख रहे हैं? क्या देखने का प्रोसेस सेम ही है या कुछ अलग है? उसमें का खुद का लाइट है, वो अपना खुद का लाइट रिफ्लेक्ट करके अपने अपने आंख पे, उसमें हम देख पाते हैं, उसका इमेज बनता है। इससे भी लाइट नहीं जा रहा है, प्रोसेस वही हो रहा है कि इसका इमेज आपके रेटिना में बन रहा है ना? आपका इसका इमेज आपके रेटिना में बन रहा है, बदलते ये कि यहाँ से हर पॉइंट से ही लाइट जा रहा है, यहाँ पे लाइट टकरा के नहीं आ रहा है, यहाँ पे हर डॉट से आप हर डॉट को देख पा रहे हो ना, तो हर डॉट से ही प्रकाश निकल के आपकी आंखों पे जा रहा है, और वो सारा लाइट, ऐसा नहीं कि एक लाइट जाता है, नहीं, अगर एक लाइट जाएगा तो हम एक ही पॉइंट को देख पाएंगे ना भाई, हर पॉइंट से लाइट जा रहा है, ठीक है, और यहीं से लाइट जा रहा है और आपकी आंखों पे रेटिना, तो वो उससे इमेज बन रहा है, ठीक है ना? फिर हम चीजों को देख पा रहे हैं। तो ये है दोस्त रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ होते हैं दोस्त? दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है ना? एक ही प्लेन में होता है। ये आपका इंसिडेंट रे है, आने वाला, टकरा करके जाने वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या दोस्त, नॉर्मल है। तीनों एक ही प्लेन में होता है। यहाँ पे भी वही बात है और यहाँ पे भी क्या है, वही बात है। ये आया और ये टकरा करके गया, इसका नॉर्मल यहाँ पे ही होगा। जिस पॉइंट पे पड़ेगा ना वहां पे टेंजेंट खींचा जाता है, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होगा, एक बात। और दूसरी बात क्या दोस्त, दूसरा बात ये कि एंगल आई बराबर एंगल आर। अच्छा, एक प्लेन का मतलब आप क्या समझ रहे हो? जैसे बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है ना, बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, और ये दूसरा प्लेन है, समझ में आ रहा बात क्या? तो अगर ये लाइट रे इस प्लेन में आया, मतलब बोर्ड वाले प्लेन से आया, तो ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन में चला जाएगा, या आपका सरफेस से तीसरा प्लेन उस पे चला जाएगा, नहीं, ये तीनों क्या होगा, हमेशा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा एक बार। और एंगल आई बराबर आर को भी हम लोग इस्तेमाल किए, मतलब ये ऑब्जर्वेशन करके देखा गया कि जब इस तरीके से लाइट को मारा जाता है तो ये एंगल जो है ना, जैसे इसको अगर इसको 60 डिग्री पे मारेंगे नॉर्मल के साथ, तो ये भी क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अगर इसको 70 करेंगे ये भी 70 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन के दो लॉ। और रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होता है, कौन कौन, रेगुलर और इरेगुलर या डिफ्यूज। रेगुलर क्या होता है, रेगुलर होता है कि अगर स्मूथ सरफेस से हो रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या फिर जितने भी टकरा करके जाने वाला लाइट, मतलब रिफ्लेक्टेड है, अगर आपस में पैरेलल है, क्या दोस्त, पैरेलल है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज किसकी वजह से बनता है, इमेज बनता है रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्शन की बात, जो हमने मिरर में पढ़ा, प्लेन मिरर में, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में पढ़ा, बहुत सारा नोमेंटर बनाया, फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा, a बराबर r/2, मिरर फॉर्मूला 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में आपने पढ़ा क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, माइनस b अपॉन u। और f वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया दो अलग से वो फॉर्मूला, ठीक बात है। इसमें हमने नोमेंटर प्रैक्टिस किया, ठीक है। बात क्लियर हो गया दोस्त, यहां तक की बात हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, लाइट का दूसरा जो प्रॉपर्टी है ना, लाइट का दूसरा प्रॉपर्टी है, उसकी बात करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ओपेक ऑब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे। किसकी पढ़ाई कर रहे थे, ओपेक ऑब्जेक्ट। कि लाइट आ रहा था, टकरा करके जा रहा था, तो लाइट टकरा के कहां से जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट से जाएगा ना भाई। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट की, है ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कि लाइट अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में इंटर करेगा तो क्या देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि मैंने जो चश्मा पहना है, आपने जो चश्मा पहना हुआ है आंख खराब वाला, ठीक है, उसमें क्या कोई विशेष बात है, कोई ये कर क्या रहा है,
ये लाइट को रिफ्रैक्ट ही तो कर रहा है, और तू थोड़ी करता है, नहीं करता है। इसका काम बस इतना है कि लाइट को क्या करता है, बेंड कर देता है। अब जैसे हमारा आंख है, हमारा आंख खराब है, तो हमारे आंख में क्या हो रहा है कि रेटिना पे इमेज बनना चाहिए, वो इमेज पहले ही बन जा रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या किया, इसको प्रॉपर सेट करके, प्रॉपर उसका सेट करके उसने क्या किया, उसको रेटिना पे फोकस करवा दिया लाइट को। तो ये क्या कर रहा है, बस लाइट को बेंड कर दे रहा है और रेटिना पे पहुंचा दे रहा है, वहां पे प्रॉपर इमेज बन रहा है, फिर हमको चीजें क्लियर दिख रही है। ठीक है, तो अब इसको, इस साइंस को जान लेने से क्या होगा कि देखो, जिसको एक कम भी दिखाई दे रहा है ना, वो भी चश्मा पहन के अच्छे से देख सकता है। फायदा है भाई, है ना, ये फायदा है। तो रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है दोस्त, रिफ्रैक्शन होता है, मैंने क्या कहा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में, कि ऑब्जेक्ट जब क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है। मीडियम मतलब क्या, यहाँ पे मीडियम का मतलब है कि जिस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में, ये वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट इंटर करेगा, ट्रेवल करेगा, उसको बोलेंगे मीडियम, है ना, क्या बोलेंगे, मीडियम। जैसे देखिए अभी लाइट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अभी किससे लाइट ट्रैवल कर रहा है, अभी मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे हवा है। ठीक है, तो लाइट ट्रैवल कर रहा है किसमें, एयर में, तो एयर क्या हो गया, मीडियम हो गया। क्या हो गया, मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करेगा तो क्या होगा। अब देखो लाइट आया, ठीक है, और लाइट जैसे इसमें इंटर करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये लेंस क्या करेगा, इसको बेंड कर देगा, और क्योंकि इसमें पावर एडजस्टेड है डायोप्टर के द्वारा, तो लाइट को कहां फोकस करेगा, उसी हिसाब से फोकस करके रेटिना पे लेकर के जाएगा प्रॉपर। एक लेंस हमारे आंख में भी होता है भाई, कौन सा लेंस होता है हमारे आंख में, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ लाइट को इस तरीके से बेंड किया जा रहा है कि वो रेटिना पे जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है दोस्त, तो क्या हो जाता है, वो बैंड करता है। जैसे इधर मान लो क्या है, आपका एयर है, ठीक है, और इधर आप मान लो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम वाटर है या ग्लास है, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लीजिए। ये एक मीडियम हुआ, ये दूसरा मीडियम हुआ। लाइट जैसे ही एयर से ग्लास में इंटर करेगा, ठीक है, तो क्या होगा बताइए। देखिए ये सब जो है ना, यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्त, नॉर्मल, क्या किया जाता है, नॉर्मल। मतलब हम देखें तो भैया किसके कंपटीशन में बात कर रहे हैं, कैसे बैंड कर रहा है, तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, क्या ड्रॉ किया जाता है दोस्त, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। ओके, अब ध्यान से देखो दोस्त, क्या है कि ये आपका एक मीडियम ट्रांसपेरेंट, दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है, ये आने वाला लाइट है, ठीक है, ये आने वाला लाइट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल का संख्या कम है, डेंसिटी कम है। देखो डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दो चीजें होता है। डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या होता है मधुरेंद्र, डेंसिटी क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है बताइए। डेंसिटी पता है, हाँ, मास नंबर, डेंसिटी को रो से डिनोट कर देते हो ना। डेंसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े, डेंसिटी में फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें ये बताता है कि कोई चीज जो है ना कितना हार्ड है, एक तरीके से, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे 1 किलो लोहा ले लेते हैं और 1 किलो क्या करते हैं, रुई ले लेते हैं, तो रुई जगह ज्यादा छुटेगा लेकिन वजन उसका 1 ही किलो है। लोहा इतना सा होगा लेकिन वही 1 किलो हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि पार्टिकल बहुत ज्यादा है लेकिन वो कम ही जगह में है, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड होगा। कॉटन में क्या है, पार्टिकल बहुत सारा है लेकिन वो फैला भी बहुत दूर में है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो ये क्या है आपका, ये है डेंसिटी, ठीक है, ये है डेंसिटी, इसका होता है केजी, और वॉल्यूम वैल्यू क्या होता है, मीटर फॉर क्यूब। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या होता है, ऑप्टिकल, जहां पे भी ऑप्टिकल वर्ड आ जाए समझ लो रिलेटेड टू क्या हो रहा है, लाइट की बात हो रहा है। ऑप्टिक्स मतलब आगे जाके 11th में आपको चैप्टर का नाम मिलेगा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है ना, रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिकल वर्ड जहां भी आ गया, ऑप्टिक्स मतलब रिलेटेड टू लाइट, लाइट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि लाइट यहां पे क्या है, इसका डेंसिटी अलग है, इसका डेंसिटी अलग है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लाइट जब एयर से आएगा, ये लाइट जब एयर से आएगा और ग्लास में इंटर करेगा, तो यहां पे क्या था कि पार्टिकल बहुत दूर दूर था, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में हमने पढ़ा हुआ है कि पार्टिकल बहुत दूर दूर है और रैंडम मूव कर रहा है, तो लाइट यहां पे आराम से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब वो मीडियम चेंज हुआ, ये इसमें जाएगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो कि पार्टिकल की संख्या ज्यादा है, पार्टिकल यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है, पार्टिकल बहुत ज्यादा डेंस है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। जैसे मेला में होता है ना भाई, कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है।
तो आप क्या करते हो, ऐसे जाने के मुकाबले ऐसे जाना पसंद करते हो, है कि नहीं? अपने रास्ता को छोटा करोगे, टाइम कम लगेगा। तो लाइट का भी कुछ वैसा ही नेचर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइट का नेचर है, ये सब होता है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मटेरियल चेंज करके आप वो आपको भी सर हम यहाँ पे ग्लास की जगह पे पानी रख देंगे तो चेंज हो जाएगा, आप चेंज थोड़ी कर रहे हो। लाइट का नेचर है कि पार्टिकल उसको कुछ और मिला तो वो ट्रैवल अपने हिसाब से कर रहा है, वो उसका नेचर है, जैसे आपका नेचर होता है, ठीक है ना? उसी तरीके से ये लाइट का नेचर है कि जैसे उसको डेंस पार्टिकल मिलता है वो क्या करता है, अपने आप को बेंड करता है, तो उसको जाना तो चाहिए था ऐसे, ठीक है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो जाना तो उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन वो ऐसे जाता नहीं है, वो क्या करता है, अपने आप को बेंड कर लेता है, तो वो एक्चुअली में क्या करेगा, इस तरफ आ जाता है, अपने पाथ को छोटा करने के लिए इस तरफ आ जाता है, ठीक है, और इस तरफ आ जाता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन दिया जाता है, यहां से कंक्लूजन ये दिया जाता है कि लाइट जब रेयरर मीडियम से कहा जा रहा है डेंसर, अब यहाँ पे रेयरर डेंसर का मतलब ऑप्टिकली डेंसर है ना, ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रहा है, इस डेंसिटी की बात नहीं हो रहा है, ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रहा है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब जाता है तो क्या होता है दोस्त, कि लाइट जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। लाइट क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ने से क्या होगा कि आप देखो साइंस के नजरिए से देखो तो यहाँ पे, मैथ के नजरिए से देखो तो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन की रिफ्रैक्शन बोलना पड़ेगा इस बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सही है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है भाई, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि एंगल आई और ये आर इस पर बराबर रहा नहीं, क्या रहा, नहीं रहा, क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इस बार एंगल आई, इस बार एंगल आई जो है वो क्या हो गया, इस बार एंगल आई छोटा हो गया, एंगल आई क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, एंगल आर से, ओके। क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम अलग था, मीडियम अलग था, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों का अलग था। अब मान लो कि लाइट को यहां से वहां भेजे तो क्या होगा, अगर लाइट को हम ग्लास से एयर की तरफ भेजे तो अपना हिसाब से क्या होगा, एंगल में क्या होगा, नहीं एंगल के बारे में बताइए, एंगल क्या होगा, उलट जाएगा, ठीक है, उस बार क्या हो जाएगा आपका, आई छोटा हो जाएगा और आर ही क्या होगा आपका, बड़ा होगा, बड़ा होगा ना। चलो मैं लगा दो, जैसे देखो अब लाइट इस बार जो है, इसी मीडियम की बात करते, देखो लाइट इस बार जो है यहाँ पे आ जाओ, देखिए लाइट इस बार जो है तुम्हारा ये वाला नॉर्मल है, इस बार लाइट तुम्हारा ग्लास से इंटर कर रहा है, तुम यही सब ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइट को देखो यहाँ से गया, जाना तो इसको चाहिए था सीधा, है ना, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इस बार ग्लास मीडियम वही है, ग्लास है और ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा था, ठीक है, तो वो अपने स्पीड को बढ़ाएगा और वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखने को मिलेगा, तो ये लाइट जो है ना इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे क्या था आपका, एंगल आई था, ठीक है, एंगल क्या था दोस्त, आई, और ये आपका इस पर क्या है, एंगल आर। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एंगल आर जो है क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है, क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है, ठीक बात है, आ रहा है समझ में, यस। तो कहने का मतलब है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो कॉमन सेंस, देखो ये हर चीज कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, कॉमन सेंस ही सबसे बड़ा सेंस है, ये जितना भी चीजें बना हुआ है सबके पीछे क्या है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस सबसे बड़ा सेंस होता है, ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि कॉमन सेंस सबसे बड़ा सेंस होता है। तो आप देख रहे हो कि इससे इसमें गया तो आई आर के बराबर हो, सॉरी आई आर के बराबर नहीं है, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि एंगल आई आर हमेशा बराबर हो रहा था, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर रह रहा था, लेकिन यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहली बात रिफ्लेक्शन समझ में आ सबको, रिफ्लेक्शन क्या हो, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंट्री करेगा तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ को चेंज करेगा, और इस घटना को ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन, क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। पॉइंट क्लियर, रिफ्रैक्शन के जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं। पहला लॉ एक तरीके से सेम ही है, पहला लॉ क्या दो सेम है, पहला लॉ में क्या है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल
ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, चेंज क्या है इसमें, रिफ्रैक्टेड रे है, ये सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। जो आने वाले रेज है उसकी पढ़ाई एक ही प्लेन में किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे लॉ चेंज है भाई, क्योंकि इस बार तो एंगल आई बराबर एंगल आर तो कह नहीं सकते ना, क्या एंगल आई इस बार आर बराबर है क्या, तो ये लॉ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये आया नहीं भाई, ठीक है। इस बार क्या आया, तो इस बार जो है ना एक साइंटिस्ट है जिसका नाम स्नेल्स है, ठीक है ना, उसने इसको ऑब्जर्व करते करते उसने एक रिलेशन निकाल दिया, और वो क्या बोला कि देखो भैया यहाँ पे जो चीज बराबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वो क्या है, साइन आई, ठीक है। अभी एग्जांपल दूंगा आपको, और साइन आई और साइन आर जो है ना वो, ठीक है, क्या होगा बॉस, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब उसका कोई फिक्स वैल्यू आएगा। अब देखो और समझो बात को, क्या, जैसे देखिए एक बार रिफ्रैक्शन यहां हो रहा था, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हो रहा था, सही बात है। तो इस वाले के एंगल आई को मैं 1 नाम देता हूं, इसको रिफ्रैक्शन को ये नाम देता हूं, इसको 2 नाम देता हूं, इसको भी 2 नाम देता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे हमने मीडियम को चेंज नहीं किया है, एयर ग्लास। अगर हम मीडियम को चेंज नहीं करें, उसका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ये था कि अगर हम मीडियम को चेंज नहीं करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर उसी मीडियम में अगर आप ये रेशियो निकालिएगा ना, तो हर बार आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, हर बार आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट मिलेगा। तो उसका ये तो रूल्स है, मतलब उसने ये कहा कि देखो भैया ये मीडियम है तुम्हारा एयर ग्लास, इसमें तुम क्या निकालो, साइन आई 1 बटे साइन आई आर 1, और इसी में तुम क्या किया, इधर किया साइन आई 2 अपॉन साइन, ठीक है, क्या, हालांकि यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है आई 2। कहने का मतलब है कि अगर आप मीडियम चेंज नहीं करोगे, मतलब इसको आप अलग अलग एंगल पे मारोगे, इसमें अलग अलग एंगल पे मारोगे ना, मतलब इंसिडेंट रे को जैसे वहां पे इंसिडेंट रे को चेंज कर रहे थे, उसी हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो जाना था, ठीक है, समझ में आ गया दोस्त। वहां पे जिस हिसाब से इंसिडेंट रे अगर 60 है तो 60 पे गया, वापस आया 70 किया तो ये भी क्या हो जाता था, 70 हो जाता था। यहाँ पे क्या है ऑब्जर्वेशन कि अगर हम मीडियम को चेंज नहीं करेंगे, तो साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू है, चाहे आप इसको 60 पे मारो, फिर 70 पे मारो, फिर 20 पे मारो, फिर 30 पे मारो, ठीक है, साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, एक फिक्स नंबर मिलेगा आपको। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं साइन आई और साइन आर का क्या मतलब है। जैसे मान लो, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और रिफ्लेक्ट होकर के घट गया, तो इसको मैं 45 ले रहा हूं। अब वो सर 60 45 क्यों ले रहे हो, ठीक है, 60 45 इसलिए ले रहे हो क्योंकि 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है दोस्त, उसमें 5 वैल्यू के बारे में बात करना है, ठीक है दोस्त, बस थोड़ा खाना बुक में बैठिए दोस्त, ठीक है। 60 और 45 के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल 60 और 45 का दे रहा हूं, इसका वैल्यू पता है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो हम क्या निकालेंगे, साइन आई, आई कितना था आपका, बोलिए आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 60 है, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है, और साइन आर कितना है, बोलिए 45, ठीक है। आगे जाके मैं पढ़ूंगा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कितना होता है जो, ये सब निकालेंगे भी कैसे निकलता है इसका वैल्यू, ठीक है, निकालना नहीं, हां नहीं साइन करेगा नहीं, साइन एक्चुअली में रेशियो को बताता है, साइन जो है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को बताता है, ठीक है ना, तो साइन कटेगा नहीं। और साइन 45 का वैल्यू जो है ना, साइन 45 का जो वैल्यू है होता है दोस्त 1/√2, क्या होता है बोलो, 1/√2, ठीक बात है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगा, कि देखो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट है ना, तो फिक्स वैल्यू आएगा। अब इसको तुम सॉल्व करो भाई, देखो सॉल्व करो, चलो देखो, आपको पता है कि नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, कटने वाला यहाँ पे है कि नहीं बताओ, नहीं है, कैसे देखो, नीचे से नीचे कटेगा नहीं कटेगा, √2 से इसको काटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, है ना। अब नीचे वाला पार्ट देखो 1 हो गया ना भाई, तो रेशियो क्या आएगा, मतलब कुल मिला के आपको √2/2 देखने को मिलेगा, है ना। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसका वैल्यू अप्रॉक्स होता है 1.7 और इसका वैल्यू 1.4, बताओ एक के रूट में ले लेंगे, हां के रूट में ले लेंगे दोनों को, हाँ एग्जाम ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, इसको आप √3/2 लिखिए, ठीक है, तो बात तभी वैल्यू तो वही आने वाला है, ठीक बात है, दोनों को एक रूट में ले लिए। अब देखो, अब मान लो कि मैंने क्या किया, अगली बार इंसिडेंट रे को 60 के बदले 70 पे भेजा, ठीक है, एक को 60 पे भेजा और रिफ्लेक्ट हुआ जो वो 30 पे हुआ, सही है ना, अगर मीडियम सेम है तो
तो उस समय एंगल आई और आर का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आ रहा कि नहीं आ रहा था, आ रहा ना। मतलब अगर मीडियम हमने चेंज नहीं किया तो इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू आएगा वो, और दूसरी बार जो एंगल चेंज करके साइन आई और साइन आर का वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, इक्वल मिलेगा। चाहे आप 2 बार कर लो या 50 बार कर लो, साइन आई और साइन आर का वैल्यू क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कब सेम रहने वाला है, अगर हमने मीडियम चेंज नहीं किया तब रहने वाला है। बात क्लियर? यस। आज के लिए काफी है क्या?